Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 3rd of August 2022, Wednesday. Motivation of the day is successful entrepreneurs are giver, not the taker of positive energy. आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और इसी के साथ हम पेज नंबर 4 पर दिए हुए भी कुछ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल, जुलाई ट्रेड डेफिसिट हिट्स रिकॉर्ड हाई। As per the recently released data by Commerce Ministry, India's trade deficit for the July month has widened to a record high, that is $31 billion। तो जुलाई के महीने में इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 31 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें सेपरेटली, तो जुलाई के महीने में सीक्वेंशियल डेक्लाइन देखने को मिला है इंडिया के एक्सपोर्ट में। हालांकि अगर इंपोर्ट को देखें तो इंपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी हेडविंड्स और रिसेशनरी ट्रेंड्स इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, बट यस इंपोर्ट भी कुछ अमाउंट में सीक्वेंशली इंक्रीज हुआ है। तो एक्सपोर्ट एक साइड डिक्रीज हो रहा है और इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें ट्रेड डेफिसिट के फॉर्म में दिख रहा है। I hope that many of you might be knowing what is trade deficit. So when a country export more than the import, then a particular country is said to have the trade surplus. And opposite of that situation is called as a trade deficit. Opposite means जब हमारा import ज़्यादा हो और export कम हो. So that situation is called as a trade deficit situation. तो जुलाई के महीने में यही ट्रेड डेफिसिट 31 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है इंडिया के केस में, जबकि जून में यही ट्रेड डेफिसिट अप्रॉक्सीमेटली 26.18 बिलियन डॉलर था। तो डेफिनेटली with the increase in economic growth, the India's trade deficit is also increasing. अगर इंडिया का हम बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल ट्रेड देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मोस्ट ऑफ द क्वार्टर्स और ईयर्स में इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट की ही सिचुएशन में रहता है। हालांकि पैंडेमिक में कुछ क्वार्टर्स में कुछ मंथ्स में इंडिया ने ट्रेड सरप्लस भी रजिस्टर किया है, बट इंडिया एज एन इकोनॉमी most of the time see trade deficit. Why? Because of the high dependency on developed and other developing economies in terms of raw material, semi-finished goods and energy. तो जुलाई के महीने में जो इंपोर्ट रहा वो अप्रॉक्सीमेटली 66 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इंडिया का केवल और केवल $35.2 बिलियन डॉलर तक ही रहा। और इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स हैं अगर उनकी बात करी जाए, सेपरेट कैटेगरीज को हम डिस्कस करें, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 एक्सपोर्ट आइटम्स ने कॉन्ट्रैक्शन रजिस्टर किया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। कॉन्ट्रैक्शन रजिस्टर किया है इसका मतलब कि उनका जो एक्सपोर्ट है उन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो डिक्लाइन हुआ है। जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स में 2.5% का डिक्लाइन देखने को मिला है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 7.1% का। And the same trend has been followed by gems and jewelry, pharmaceuticals, ready-made garments, cotton yarns, plastic. हालांकि कुछ ऐसे भी एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ हैं जिनमें थोड़ा सा एक्सपेंशन है, उनका एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है, जैसे कि केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड राइस। इनके केस में एक्सपेंशन देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिली है। अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट आइटम्स हैं इंडिया के जिसको इंडिया एक्सपोर्ट करता है उन सब कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्शन विजिबल हो रहा है जुलाई के मंथ के डेटा के अकॉर्डिंग। और अगर इंपोर्ट कैटेगरीज में हम थोड़ा सा और डीप में जाएं तो गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है। जैसा कि हमने डिस्कस है कि इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला है बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी ट्रेंड्स इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, लेकिन कुछ सेगमेंट में इंक्रीज है इंपोर्ट में, जिसकी वजह से ये ट्रेड डेफिसिट हमें विजिबल हो रहा है। लेकिन गोल्ड जो कि इंडिया का एक बहुत प्राइमरी इंपोर्ट आइटम है, अगर उसको देखें तो जो गोल्ड का इंपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है 43.6%, अप्रॉक्सीमेटली $2.4 बिलियन का गोल्ड इस जुलाई के मंथ में इंपोर्ट हुआ। इसका रीज़न क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट मंथ में जो गोल्ड है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज करती थी, जिसकी वजह से जुलाई के मंथ में गोल्ड का इम्पोर्ट जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। हालांकि इम्पोर्ट ऑफ नॉन ऑयल
Non-gems and jewelry products grow 42.9%. Why? Because of the domestic economic activities are increasing. Apart from it, the price pressure is also increasing. Commodities के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहे हैं. इसके अलावा पैंडेमिक के बाद बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, वो रिवाइव हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल्स हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, उनका इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है. And that is why this increase has gone up to 66 बिलियन डॉलर, और जो कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली $31 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट शो कर रहा है. सो दिस इज द ग्रोइंग गैप बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद द पेस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी. हालांकि अगर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो कस्टम और एक्साइज ड्यूटी का जो कलेक्शन है वो Q1 में डिक्लाइन हुआ है. तो ये न्यूज़ जो है वो पेज नंबर 4 पर दी हुई है. इसको भी हम इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में कवर करेंगे. तो कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज डिक्लाइन ओवर 10% इन Q1 एमिड रोबस्ट टैक्स ग्रोथ. तो ऐसा अज्यूम किया जा रहा था कि अगर इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो इंडिया में कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन भी बढ़ना चाहिए. लेकिन अगर Q1 का डेटा देखें तो Q1 के डेटा के अकॉर्डिंग custom and excise duty yielded over 10% less in revenue to the public exchequer in the first quarter of current financial year. तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के Q1 में 10% कम कलेक्शन देखने को मिला है कस्टम और एक्साइज ड्यूटी के केस में. हालांकि ओवरऑल जो टैक्स कलेक्शन है वो बजटेड एस्टिमेट्स या बजटेड जो प्रोजेक्शंस हैं उससे भी ज़्यादा हुआ है. जो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन जो गवर्नमेंट ने अज्यूम किया था वो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुआ है, more specifically because of increase in direct taxes and GST collection. लेकिन कस्टम और एक्साइज ड्यूटी का जो कलेक्शन है वो फॉल किया है 10% तक. एंड दिस इज द ग्राफ अबाउट द टोटल कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी इन डिफरेंट मंथ्स. अप्रैल में, मई में, जून में, और 2023 और 2022 फाइनेंशियल 23 और 22 में क्या क्या कलेक्शन रहा उसका कंपैरिजन है. यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स. हम देख सकते हैं कस्टम ड्यूटी -11.8 और सेम पैटर्न हमें एक्साइज ड्यूटी में भी देखने को मिल रहा है. और इसके रीज़न की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इसके रीज़न हो सकते हैं. पहला पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जिसमें जो टैक्स रिडक्शन किया था गवर्नमेंट में वो भी इसका रीज़न है. रुपी डेप्रिसिएशन भी कहीं ना कहीं कस्टम ड्यूटी कलेक्शन को इम्पैक्ट करे. जिस तरह से रुपी डेप्रिशिएट करे तो डेफिनेटली कस्टम ड्यूटी कलेक्शन पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. अपार्ट फ्रॉम इट ट्रेड जो डेफिसिट और जो ट्रेड पैटर्न चल रहा है उसकी वजह से ये जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है एक्साइज और कस्टम ड्यूटी कलेक्शन डिक्लाइन, ये इन्हीं सब रीजंस की वजह से है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि पेज नंबर 1 पर ही दी हुई है. रुपी वैल्यूएशन से रिलेटेड है. रुपी बैक टू 78 लेवल्स वर्सेस डॉलर एज एफपीआई रिटर्न्स. तो फाइनली आरबीआई के कुछ इंटरवेंशंस के बाद और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स के कुछ अमाउंट में रिटर्न के बाद जो इंडियन रुपी है वो स्ट्रेंथन हुआ, जो कि अभी तक 79 तक पहुंच गया था, 80 तक पहुंच गया था, वो अब फाइनली रिबाउंस होकर के 78 रुपी पर डॉलर पर ट्रेड हो रहा है. तो पिछले एक महीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल रजिस्टर किया है इंडियन रुपी ने. And because of the weakness in greenback here stands for dollar, greenback globally, and a slide in crude oil prices, all these impact or all these reasons or factors are actually increasing the appetite for emerging market currencies, जिसकी वजह से एफपीआई कुछ अमाउंट में रिटर्न हुआ है और जिसकी वजह से इंडियन रुपी जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है. और इसी को लेकर के लोकसभा में फिर से क्वेश्चन पूछे गए थे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से. तो उन्होंने भी, जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था, कई सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने डेटा को कोट करते हुए, कई सारी इंडेक्सेस और पोजीशंस को कोट करते हुए दिया था. जीएसटी कलेक्शन के बारे में डिस्कस किया था. इसी तरीके से इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन को लेकर के भी लोकसभा में अपोजिशन पार्टीज़ ने क्वेश्चन पूछे. तो उसको लेकर के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किए उसके बारे में ये न्यूज़ है. देख लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से न्यूज़ क्या है. No collapse, rupee taking its natural course, says FM.
तो रुपी के डेप्रिसिएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न था और लोकसभा में अपोजिशन पार्टीज़ ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो उसको लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो कोलैप्स। ऐसा नहीं कि अगर इंडियन रुपी 80 तक पहुंच गया है तो देयर इज़ अ कोलैप्स। ऐसा कोई कोलैप्स की सिचुएशन नहीं आई है इंडियन रुपी और इंडियन करेंसी के केस में। दिस इज एक्चुअली द नेचुरल कोर्स दैट इंडियन रुपी इज फॉलोइंग। ये वर्ड है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की। उनका कहना है कि देयर इज नो कोलैप्स ऑफ द यूनिट एंड इंडियन रुपी इज एक्चुअली फाइंडिंग इट्स नेचुरल कोर्स। और आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली जो रुपी का फॉल है, डेप्रिसिएशन है, जो इंडियन रुपी है, उस पर कंटिन्यूअसली नज़र बनाए हुए मॉनिटर कर रही है और उसी तरीके से अकॉर्डिंगली इंटरवेंशंस भी किए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वोलेटिलिटी ऑफ Indian rupee. So government is adopting the targeted approach to tame the inflation as well as the depreciating Indian rupee. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। मैंडेटरी पैन लिंकिंग लाइकली फॉर क्रिप्टो बायर्स। As per the recent proposal, Income Tax Department is thinking for linking PAN with the क्रिप्टो करेंसीज इन्वेस्टमेंट। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये रूल मैंडेटरी नहीं हुआ है, बट ऐसा सोचा जा रहा है कि पैन इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर को मैंडेटरी कर दिया जाए। किसके लिए? ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन लाइन विद द डीमैट अकाउंट रूल्स। जिस तरह से डीमैट अकाउंट जो कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके लिए पैन मैंडेटरी होता है। आपको सारे डिस्क्लोजर करने होते हैं रिलेटेड टू द शेयर कैपिटल गेन। उसी तरीके से अब क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए भी परमानेंट अकाउंट नंबर लिंकिंग मैंडेटरी करने की बात चल रही है। हालांकि अगर अभी प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो क्रिप्टो होल्ड करना और उससे रिलेटेड जो भी गेन है उनका डिस्क्लोजर है वो वॉलेंटरी है एज पर नाउ। एंड इफ this pan linking is made mandatory, in that case now crypto exchanges will have to furnish the statement of financial transaction SFT फाइल करना पड़ेगा बिफोर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको SFT फाइल करना पड़ेगा कि उनके कितने इन्वेस्टर्स हैं, कैसे उन इन्वेस्टर्स का पैन नंबर क्या है, कौन कौन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, कितना इन्वेस्टमेंट है, किस किस करेंसी में इन्वेस्टमेंट है, ये सारी डिटेल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में देनी पड़ेगी। और इंडिविजुअल अगर टैक्स पेयर्स की बात करें तो उनको अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS में क्रिप्टो रिलेटेड डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे फॉर टैक्स फाइलिंग पर्पस। तो दोनों के लिए ही एक्सचेंजेस और इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो हैं उन दोनों के लिए ही जो कंप्लायंसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। हालांकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से जिस तरीके से गेन हो रहे हैं तो गवर्नमेंट और जो अथॉरिटीज़ हैं वो कंटिन्यूअसली चाह रही हैं कि जो गेन्स है ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आए, टैक्सेबल लिमिट में आए। तो इसके लिए पैन को मैंडेटरी करने की बात हो रही है। इसके अलावा जो IT डिपार्टमेंट है दैट में ऑल्सो आस्क द एक्सचेंजेस टू रिपोर्ट ऑल द ट्रांजेक्शंस डन बाय देयर यूजर्स। तो प्रॉपर कितनी क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रहे हैं, कितने अमाउंट में होल्ड कर रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, प्रॉपर KYC नॉर्म्स, पैन लिंकिंग, ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स आर नाउ बीइंग मेड मैंडेटरी। ऐसा सोचा जा रहा है कि इन सबको मैंडेटरी कर दिया जाए इन लाइन विद द डीमैट अकाउंट रूल्स, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी डीमैट अकाउंट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस की तरह ही चल रहा है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए अभी इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं लाया गया था जहां पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को अपने ट्रांजैक्शंस डिटेल डिस्क्लोज करने पड़े, लेकिन अगर ये एप्लीकेबल हो जाता है तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, दे नीड टू फॉलो ऑल द नॉर्म्स रिलेटेड टू पैन लिंकिंग, KYC, SFT और AIS. So these are the mapping of crypto holdings that authorities are doing, disclosure on crypto holding, crypto investment authorities, and so many TDS rules are now being applicable on these crypto exchanges as well as the investors. अब देख लेते हैं article number 3 that is given on page number 6 of business standard. Mandatory coal import target revoked after many flip flops. अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि हमने कोल के बारे में, कोल इंडस्ट्री के बारे में, कोल शॉर्टेज के बारे में बहुत सारी न्यूज़ डिस्कस करी थी, जिसमें हमने एक ये भी न्यूज़ डिस्कस करी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी कोल
वॉशरीज हैं, कोल मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी कंपनीज हैं, उन सबको डायरेक्शंस दिए थे कि मानसून से पहले वो एक टारगेट अमाउंट का कोल इंपोर्ट कर लें, जिससे कि अगर मानसून के ड्यूरेशन में कोल माइनिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो इंडिया में कोल की शॉर्टेज ना हो। तो बेसिकली कोल की शॉर्टेज को पहले से ही प्रोएक्टिवली मॉनिटर करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए थे कंपनीज को कि वो एक इम्पोर्ट टारगेट सेट करें और उस उतना अमाउंट का कोल इम्पोर्ट कर ले इन ऑर्डर टू मैनेज द एनी पोटेंशियल कोल शॉर्टेज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड। और जेनकोस को भी इसमें इंक्लूड किया गया था कि वो भी अपना जो सफिशिएंट कोल इंपोर्ट है, कोल स्टॉक है, वो मेंटेन रखे। तो एक मैंडेटरी ब्लेंडेड कोल इंपोर्ट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया था। हालांकि अब उस ऑर्डर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया है एंड कंपनीज को उनके कन्विक्शंस पर छोड़ दिया है, उनके पावर पर छोड़ दिया है कि अगर उनको लगता है कि उन्हें कमोडिटी इंपोर्ट करना है तो वो इंपोर्ट कर सकती हैं, और अगर उन्हें लगता है कोल इंपोर्ट नहीं करना तो वो नहीं कर सकती। अब क्वेश्चन ये उठता है सेंट्रल गवर्नमेंट सडनली ये, क्योंकि 3 महीने पहले गवर्नमेंट ने बोला कोल इंपोर्ट कर लो, अब 3 महीने बाद गवर्नमेंट उसी ऑर्डर को वापस ले रही है। तो इसका रीज़न है कि बहुत सारे जो स्टेट्स है वहाँ से अपोजिशन देखने को मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन को लेकर के। क्यों अपोजिशन था? स्टेट्स गवर्नमेंट का ये कहना था कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो कोल है उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो हाई टैरिफ की वजह से जो स्टेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की। तो वाई दे आर बीइंग फोर्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोर्ट द हाई टैरिफ कोड ऑन अकाउंट ऑफ द इम्पोर्टेड कोल। और इसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो थे, इन दो स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा पुश बैक किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम अभी फ़िलहाल के लिए हाई टैरिफ का कोल इंपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दिस मैंडेटरी कोल इंपोर्ट टारगेट। क्योंकि भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट दे दिया हो स्टेट्स गवर्नमेंट को, जेनकोस को, स्टेट ओन कंपनीज को, लेकिन अगर वो कोल इंपोर्ट करेंगे तो दे विल एक्चुअली शिफ्ट दिस बर्डन टू द कस्टमर। अगर कोल कॉस्टली कोल इंपोर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कॉस्टली होगी, तो इवेंचुअली जो बर्डन है वो कस्टमर पर जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 50 से 70 पैसा पर यूनिट तक का जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है, कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो सकता था। तो जिसको लेकर के जो स्टेट्स गवर्नमेंट थी वो अपोजिशन में थी। हालांकि कुछ कंपनीज ने गवर्नमेंट के मैंडेट को फॉलो भी किया, जैसे कि एनटीपीसी ने अप्रॉक्सीमेटली 6.25 मिलियन एमटी का जो कोल है वो इंपोर्ट किया। हालांकि लेटर ऑन एनटीपीसी को डायरेक्शंस देने पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अभी आप फिलहाल के लिए कोल का इंपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि जो 10% की ब्लेंडिंग पहले मैंडेटरी करी थी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको 5% कर दिया, स्पेशली एनटीपीसी के लिए, क्योंकि एनटीपीसी ने बहुत ह्यूज अमाउंट में कॉस्टली कोल इंपोर्ट कर लिया था, जिसका इम्पैक्ट उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की इफेक्टिवनेस पर पड़ रहा था। और अगर हम देखें तो अभी फिलहाल के लिए जो उस समय जब गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए थे, तो डोमेस्टिक कोल के कंपैरिजन में जो इंपोर्टेड कोल था वो 5 टाइम कॉस्टलियर था। और इसी को लेकर के कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट्स वर एक्चुअली अपोजिंग दिस ऑर्डर। इसके अलावा बहुत सारे और भी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लिप फ्लॉप थे, जिसकी वजह से फाइनली प्रेशर में आकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो ऑर्डर दिया था मैंडेटरी इंपोर्टेड कोल ब्लेंडिंग का 10% का, उसको फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया है। एंड दिस इज द फाइनेंशियल ईयर 23 कोल इंपोर्ट बाय डिफरेंट स्टेट जेनकोस, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड सेंट्रल जेनकोस। हम देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिलियन, एंड डेफिनेटली कॉस्टली इंपोर्ट किया है इन्होंने, तो इसका इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी और उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। उबर में ड्राइव आउट जोमेटो वाया ब्लॉक डील। तो उबर जो है वो इंडिया छोड़ने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट हैं उबर के इंडिया में, स्पेशली जोमेटो या फूड एग्रीगेटर सेगमेंट में, उस सबको डिफरेंट फॉर्मेट में उबर जो है वो एग्जिट करेगा। अब जैसे जोमेटो की बात करें तो उबर हैज़ डिसाइडेड टू पुट इट्स इंटायर स्टेक दैट इज 7.8% इन रेस्टोरेंट एग्रीगेटर जोमेटो ऑन ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। तो 7.8% का जोमेटो में शेयर है उबर का, और इसके लिए इस सेल को या इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए जो उबर है वो ब्लॉक डील के थ्रू जाएगा। जनवरी 2020 में उबर ने ये स्टेक खरीदा था। हालांकि उस समय उबर ने ये नहीं सोचा था कि उसको इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द नॉन प्रॉफिटेबिलिटी, बट फाइनली ब्लॉक डील सेल के थ्रू नाउ उबर इज एग्जिटिंग द जोमेटो। और इसके बाद जो उबर के और भी इन्वेस्टमेंट हैं वो
अदर अदर सेगमेंट में वो भी उबर जो है वो उनसे भी एग्जिट करेगा। और हालांकि जोमेटो के शेयर प्राइसेस की बात करें तो इस ब्लॉक ट्रांजैक्शंस की अनाउंसमेंट के बाद जोमेटो के जो प्राइसेस हैं, शेयर प्राइसेस हैं, वो 20% तक इंक्रीज हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ दिस उबर डिसीजन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सीरम प्लान्स पैंडेमिक फैसिलिटी टू स्टॉक पाइल वैक्स फॉर द वर्ल्ड। So, the world's largest vaccine maker, which supply approximately 80% of COVID doses used in India's COVID vaccination program, is now working on the next plan. तो बोलते हैं कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, इंडिया में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसका 80% वैक्सीन जो है वो केवल और केवल सीरम इंस्टीट्यूट ने, SII ने ही प्रोवाइड किया है। तो अब इस पर्टिकुलर अचीवमेंट के बाद सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो नेक्स्ट प्लान के लिए आगे बढ़ रहा है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान? बेसिकली सीरम इंस्टीट्यूट इज बिल्डिंग अ प्लग एंड प्ले वैक्सीन मेकिंग फैसिलिटी फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक। क्योंकि पैंडेमिक की अगर बात करें तो कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स, उन्होंने बोला है कि दिस इज़ द नॉट फर्स्ट पैंडेमिक दैट वर्ल्ड हैज़ सीन, देयर मे बी अनदर पैंडेमिक। और जिस तरीके से मंकी पॉक्स बढ़ रहा है, WHO ने भी उसको पैंडेमिक की कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। तो उसको देखते हुए, क्योंकि अब COVID-19 का जो वैक्सीनेशन है वो भी अब कम हो चुका है, वैक्सीन जो बनी हुई हैं उनका यूजेस भी कम हो चुका, तो डेफिनेटली जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं दे विल डाइवर्ज देयर रिसोर्सेज, दे विल डाइवर्ज देयर फंड इनटू एनी अदर डायरेक्शन। सेम इज हैपनिंग विद द सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट इज बिल्डिंग अ plug and play vaccine making facility for the next pandemic at Manjari। तो approximately 100 एकड़ का कैंपस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मंजूरी में प्लान कर रहा है। और इस फैसिलिटी के तहत ये एक इंटरनेशनल फैसिलिटी या प्रोडक्शन यूनिट के फॉर्म में इसको पर्टिकुलर प्रमाइसिस को, कैंपस को डेवलप कर रहा है, जहाँ पर कोई भी कंट्री किसी भी टाइम किसी भी पर्टिकुलर वैक्सीन जो कि डेवलप हो चुकी है उसकी अर्जेंट सप्लाई के लिए डिमांड कर सकती है इन केस ऑफ एन इवेंट ऑफ आउटब्रेक। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो इंक्रीज हुई, अगर हम बात करें प्रायर टू पैंडेमिक, कंपनी की जो कैपेसिटी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बिलियन डोजेस थी एनुअली। और पैंडेमिक के ड्यूरेशन और पैंडेमिक के लर्निंग के बाद ये जो कंपनी है ये अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियन डोजेस पर मंथ डेवलप कर रही है। तो अपनी इस कैपेसिटी को यूज़ करना, जिसके लिए एक प्लग एंड प्ले फैसिलिटी 100 एकड़ की ज़मीन में तैयार करी जा रही है। इट्स लाइक अ टेक प्लेटफॉर्म जहाँ पर कोई भी कंट्री किसी भी समय किसी भी पैंडेमिक के आउटब्रेक के समय अर्जेंट सप्लाई वैक्सीन डोजेस की ले सकती है। सो पाइपलाइन वैक्सीन इंक्लूड द मलेरिया, मेनिंजाइटिस एंड HPV एज वेल। तो अगर किसी भी कंट्री में इवन लोकल एंडेमिक भी होती है तो उस समय भी कंट्री पर्टिकुलर फैसिलिटी SI सीरम इंस्टीट्यूट से टाई अप करके उस पर्टिकुलर वैक्सीन जो कि मैन्युफैक्चर हो रही है उस पर्टिकुलर फैसिलिटी में उसकी अर्जेंट सप्लाई ले सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में बिगन कॉम्प्रिहेंसिव FTA टॉक्स नेक्स्ट मंथ। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के नेगोशिएशन नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस नेगोशिएशन में डिजिटल ट्रेड, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जैसे एरियाज पर डिस्कशन होगा। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एक नए चैप्टर की बिगनिंग कर रहे हैं जहां पर एक प्रेफरेंशियल या कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। हालांकि दोनों ही कंट्रीज ने इंटरिम फ्री ट्रेड डील साइन कर ली है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA साइन कर लिया गया है। यानी एक इंटरिम ट्रेड डील एज ऑफ नाउ साइन कर ली गई है। अप्रैल के मंथ में ही इसका फाइनलाइजेशन हो गया था। अब फुल फ्लेज जो डील है उसका नेगोशिएशन स्टार्ट होगा। डिफरेंट राउंड्स में नेगोशिएशन होंगे और ऐसा कहा रहा है कि जो इंटरिम डील साइन हुई है ये नवंबर से इम्प्लीमेंट हो जाएगी, नवंबर इस साल से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो 75 दिनों के अंदर इस नई ट्रेड डील को साइन करने की बात हो रही है आफ्टर दिस इंटरिम ट्रेड डील। सो लेट्स सी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्या इस डील को साइन कर पाते हैं विद इन 75 डेज ऑफ नेगोशिएशन और नॉट। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो कि हम यही कवर करेंगे। इंडिया ऑफर्स $100 मिलियन इंफ्रा क्रेडिट टू मालदीव्स। सो इंडिया एंड मालदीव्स ने अपने एक कोलैबोरेशन को, अपने कॉपरेशन को इंक्रीज करते हुए एक डील साइन करी है जहां पर इंडिया मालदीव्स को $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रहा है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के या उसकी सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर भी कई सारे नेगोशिएशन हुए, बट द मेन जो इशू रहा वो यही रहा कि इंडिया ने $100 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट लाइन ऑफर किया है मालदीव्स को फॉर कंप्लीशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एंड डेफिनेटली दिस विल enhance द कोलैबोरेशन, cooperation एंड गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट में अबॉलिश पहल टू कट द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हो रहा है उसको देखते हुए गवर्नमेंट रिवेन्यू कलेक्शन को इंक्रीज करने के मेजर्स भी ढूंढ रही है, साथ ही साथ ऐसे सोर्सेज, ऐसी स्कीम्स, ऐसी पॉलिसीज जहां पर एक्सपेंडिचर जो है वो वेस्टफुल है, उस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वेस्टेज को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है in order to have the decent fiscal deficit target. So as a part of larger initiative to cut the inefficiencies and wasteful expenditure, now center government is tasking a hard look on different schemes, जिसमें सबसे पहले जो स्कीम को अबॉलिश किया जा रहा है वो पहल स्कीम अबॉलिश करी जा रही है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम दे मस्ट लर्न अबाउट द पहल स्कीम। तो गवर्नमेंट पहल स्कीम को अबॉलिश कर रही है। ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? ये स्कीम 2013 में लॉन्च हुई थी। क्या पर्पस था इसका? इसका पर्पस था कि जो भी डुप्लीकेट बोगस एलपीजी कनेक्शंस हैं उन सबको रिमूव किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, रिमूव किया जाए और उन्हें लिस्ट से हटाया जाए। तो जो बेसिकली जो बोगस, फेक और डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शंस थे उनको रिमूव करके एक ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट लिस्ट बनाना एलपीजी सिलेंडर और बेनिफिशियरीज की। अब चूंकि एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो मार्केट रेट पे सेल हो रहे हैं और जो भी सब्सिडी प्रोवाइड हो रही है वो बेनिफिशरीज को वो सीधे सीधे ओएमसीज के थ्रू कस्टमर्स के बैंक अकाउंट में जा रही हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अब इस पहल स्कीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट केवाईसी नॉर्म्स ये ऑटोमेटिकली ये बता रहे हैं कि वो पर्टिकुलर जो एलपीजी बेनिफिशरी है, सिलेंडर लेने वाला इंडिविजुअल है, वो genuine है। That is why there is no need of this पहल स्कीम. It is unnecessary allocation, wasteful expenditure. तो गवर्नमेंट फिलहाल के लिए पहल स्कीम को रिमूव कर रही है, अबॉलिश कर रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने यह भी क्लियर कर दिया कि उज्ज्वला स्कीम को टच नहीं किया जाएगा। उज्ज्वला स्कीम जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। इट इज़ जस्ट फॉर द पहल स्कीम। तो भी पहल स्कीम से शुरुआत हुई है। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में कितनी और स्कीम और पॉलिसीज को गवर्नमेंट एबॉलिश करती है इन ऑर्डर टू कट द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आरबीआई मार्च फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स शोज ग्रोथ इन ऑल सेगमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक फाइनेंशियल इंक्लूजन FII एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पब्लिश करता है। किस लिए पब्लिश करता है? टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल अक्रॉस द कंट्री। व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? In a very simple form, it is basically the availability and equality of opportunity. Opportunities for what? For accessing the financial services. Financial services को access करने के लिए individual, जितने भी individual irrespective of their financial background, irrespective of their educational background, they all have the equal opportunity to avail the financial services. It may include the appropriate, affordable and timely financial product and services just like banking, loan, equity, insurance product. तो सबके लिए financial services equally available हो, affordable हो और टाइमली अवेलेबल हो। तो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। और बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लॉन्च करती भी है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि नूक्स एंड कॉर्नर्स, रूरल एरिया, सबटल एरियाज जहाँ पर बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, क्रेडिट कार्ड, एटीएम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इंडिविजुअल जो सिटीजन हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्रंट पे, तो उनको भी ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। और इसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन सारे मेजर्स की इफ़ेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ला रही है, स्कीम्स ला रही है, जो आरबीआई पॉलिसीज स्कीम ला रही इन ऑर्डर टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनका कितना इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड पड़ रहा है। तो इसी इम्पैक्ट को एनालाइज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पब्लिश करता है। सो बेसिकली दिस इंडेक्स इज जस्ट टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो अभी रिसेंट जो मार्च 2022 की इंडेक्स है वो ये शो कर रही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन सभी सेगमेंट में इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि जो इंडेक्स है वो मार्च 2020 के अप्रॉक्सीमेटली 56.4
54 आई है, जबकि पिछले साल यही 53.9 थी ये इंडेक्स। तो इस बार फाइनेंशियल इंक्लूजन FII इंडेक्स ने 56.4 का मार्क क्रॉस किया है। इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर इट वाज 53.9, दैट समवेयर इंडिकेटिंग द इम्प्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल अक्रॉस द सेगमेंट ऑफ द कंट्री। और जो सब इंडाइसेस हैं उन सब में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडाइसेस में ग्रोथ हो रहा, पैरामीटर में ग्रोथ हो रहा, सभी जो पैरामीटर्स हैं जो कैलकुलेट किए जाते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, सभी इंडाइसेस में, सभी पैरामीटर्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है एज पर द RBI स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन ये भी उठता होगा कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो बेसिकली इट इंक्लूड्स बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज द पेंशन सेक्टर इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। तो बहुत सारे पैरामीटर्स और बहुत सारे सेगमेंट्स को इंक्लूड करके ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स RBI डेवलप करता है। और हर साल जुलाई में ये इंडेक्स पब्लिश होती है। दिस पर्टिकुलर इंडेक्स डू नॉट हैव एनी बेस ईयर, ये आप याद रख सकते हैं। अगर ब्रॉड पैरामीटर्स की बात करिए कि कौन से 3 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जो कि बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंडेक्स को कैलकुलेट करने में यूज होते हैं, तो एक्सेस, यूजेस और क्वालिटी, और सबके अलग अलग वेटेज हैं और इसमें कई सारे और भी डायमेंशंस है। हर एक्सेस हो चाहे यूजेस हो, क्वालिटी हो, सबके अलग अलग डायमेंशंस है जिसके बेसिस पर ये जो इंडिकेटर है ये कैलकुलेट किया जाता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट lecture PDF you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.